चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक कॉन्सेप्ट नॉन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन सिस्टम। वैसे हम बातों बातों में अलग अलग टाइम पर सिस्टम पर भी न्यूटन्स लॉ लगा रहे थे, बट हमने इसको एज ए हेडिंग अभी तक नहीं लिखा। इसको हम अब से हेडिंग से लिखते हैं और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन सिस्टम क्या कहता है। मान लीजिए बेटा कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें से एक मास है लेट्स से m1, ये मास है m2, ये मास है, ये बड़ा तीसरा पॉइंट है जिसका मास है m3। ऐसे खूब सारे पार्टिकल्स हैं। ये मान लीजिए कि nth नंबर का पार्टिकल है और इसका मास है लेट्स से mn। ये जो n पार्टिकल्स हैं इनको मिला के आपका ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। आपका पूरा का पूरा सिस्टम है। सिस्टम मीन्स दिस पार्टिकल प्लस दिस पार्टिकल प्लस दिस पार्टिकल एंड सो ऑन। दिस इज द एंटायर सिस्टम। अगर मैं कहूं कि m1 पर लगने वाला जो फोर्स है वो F1 है, तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1, isn't it? इस पर अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊं तो मैं कहूंगा कि फोर्स ऑन पार्टिकल 2 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2। वेरी ऑब्वियस। थर्ड पार्टिकल पर अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊं तो मैं कहूंगा कि थर्ड पार्टिकल पर लगने वाला कुल फोर्स, नेट फोर्स, शुड बी इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 3 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 3 एंड सो ऑन। ये जो nth पार्टिकल है इस पर मान लीजिए कि कुल बल लगने वाला जो है, कुल नेट फोर्स जो लगने वाला है वो Fn है। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल n इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल n। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सारे के सारे इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आता है फोर्स ऑन पार्टिकल 1 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल 2 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल 3 एंड सो ऑन। हर पार्टिकल पर जितने फोर्सेस हैं उन सारे के सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में मेरे पास आ गया है m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस mn। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर कहूं तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, पहले पार्टिकल पर जो फोर्स है, दूसरे पार्टिकल पर जो फोर्स है, तीसरे पार्टिकल पर जो फोर्स है, चौथे पार्टिकल जो फोर्स है, nth पार्टिकल पर जो फोर्स है, उन सारे के सारे फोर्सेस का जोड़। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक तरीके से मेरे पास लिखा हुआ है नेट फोर्स ऑन द एंटायर सिस्टम। इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 प्लस मास ऑफ पार्टिकल 2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 प्लस मास ऑफ पार्टिकल 3 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 3 प्लस 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 मास ऑफ पार्टिकल n इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल n। इजंट इट? ये वैसे मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया। हालांकि दिस फॉर्मूला कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल है नहीं, मैं इसको यूजफुल बनाने की कोशिश करूंगा। ये जो नेट फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम में लग रहा है, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। इसको मैं लिख रहा हूं कि इंटरनल फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का मतलब यह है कि इन पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे पर जो फोर्सेस लगाए वो, मतलब कि m1 ने m2 पे, m2 ने m1 पे, nth पार्टिकल ने m1 पे, m1 ने nth पार्टिकल पर, ऐसे जो फोर्सेस लगाए उन सब का सम। और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ये है कि इस सिस्टम के बाहर अगर कोई है तो उन्होंने इन n पार्टिकल्स पर कौन से फोर्सेस लगाए हैं उनका सम। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस 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 mna। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा आपके जो इंटरनल फोर्सेस होंगे उन सब का सम जो है वो जीरो आ जाएगा। सर जीरो क्यों आ जाएगा? बेटा जीरो इसलिए आ जाएगा कि इस वन वाले पार्टिकल पर इस सिस्टम के बाहर वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे, वो तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फोर्स में काउंट होंगे। लेकिन इस पार्टिकल पर ये m2 वाला मास भी हो सकता है कोई ना कोई फोर्स लगा रहा हो, लेट्स से F। ठीक है, लेकिन जब मैं m2 वाले पार्टिकल पर फोर्स लिख रहा हूंगा तो मुझे पता है कि बाई एक्शन रिएक्शन पेयर
M1 भी M2 पर इतना ही फोर्स लगा रहा होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इंटरनल फोर्सेस होंगे वो हमेशा इस तरह से पेयर बना बनाकर कैंसिल हो जाएंगे। ये सारे के सारे फोर्सेस पेयर बनाए कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही बचेगा। तो जो नेट फोर्स था उसके अंदर ये जो n पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया है ये हमेशा पेयर बनाकर कैंसिल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि nth पार्टिकल ने थर्ड पार्टिकल पर कोई 3 न्यूटन फोर्स अगर इस तरफ लगा दिया तो ये थर्ड पार्टिकल भी nth पार्टिकल पर 3 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाएगा। तो जब मैं सारे के सारे फोर्सेस को ऐड करूंगा तो ये जो इंटरनल फोर्सेस जो हैं, जो अंदर वाले जो पार्टिकल्स ने एक दूसरे पर जो फोर्स लगाए ये तो हमेशा ही पेयर बनाकर कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ नेट फोर्स के अंदर एक्सटर्नल फोर्स ही बचेगा, इंटरनल फोर्स तो पेयर बनाकर, पेयर बैठा किस कारण से, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण पेयर बना बनाकर सारे के सारे निपट जाएंगे। और जैसे ये निपट जाएंगे हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही यूजफुल सा फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ जाएगा एंड दैट फॉर्मूला विल बी लाइक दिस कि किसी भी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 प्लस 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 MNA। ये एक्सटर्नल फोर्स ही नेट फोर्स है। सर क्यों इंटरनल वाले क्यों लिख रहे हैं? अरे बेटा इंटरनल वाले अगर लिखोगे ना तो उन सब का सम फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा। वो सारे के सारे बेटा पेयर बना के कैंसिल हो जाएंगे। तो इन सारे के सारे पार्टिकल्स पर अगर नेट फोर्स अगर जोड़ोगे तो अंदर वाले फोर्सेस सारे कैंसिल हो जाएंगे। इन n पार्टिकल्स पर सिस्टम के बाहर वाले लोगों ने, बाहर वाले पार्टिकल्स ने कौन से फोर्सेस लगाए, सिर्फ और सिर्फ वही फोर्सेस आपको लिखने की जरूरत है। अंदर वाले फोर्सेस अगर आप मिस भी कर दो तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। इस बात पे बेटा हम सवाल भी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का बेटा अपन चलिए कुछ सवालों के थ्रू यूज करते हैं। हालांकि इस तरह का सवाल अपन ने बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में कर रखा था, लेकिन आप मेरे को वापस करते हैं। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है। ये बड़ा एक ब्लॉक है 3 kg का, ये एक ब्लॉक है 2 kg का। सरफेस बड़ा टोटल स्मूथ है, दोनों ऐसे आस पड़ोस में पड़े, ठीक है, ऐसे सेट के, है ना, टच हो गए। मैंने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर इस तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा वो भी पूछा है। पहले एक बार ना इसको भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ। पहले ये बताते हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। ये आपका 3 kg का ब्लॉक, ये बड़ा आपका 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक। कौन से फोर्सेस? नीचे की तरफ mg 30 न्यूटन, ये नॉर्मल, ये भी 30 न्यूटन। नीचे की तरफ mg 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल 20 न्यूटन। जब मैं इस ब्लॉक को इधर की तरफ 20 न्यूटन के फोर्स से पुश करूंगा तो 3 kg का ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, वो 2 kg ब्लॉक को पुश करेगा इधर की तरफ, वो 2 kg ब्लॉक को किसी न किसी फोर्स से पुश करेगा, दैट पुश इज ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स। बाय एक्शन रिएक्शन पेयर 2 kg का जो ब्लॉक है वो 3 kg ब्लॉक को इधर की तरफ पुश करेगा उतने ही नॉर्मल फोर्स से। अब मैं कह रहा हूं कि तुम न्यूटन्स लॉ लगाओ, न्यूटन्स लॉ लगाओ ऑन ना 2 kg के ब्लॉक पे ना 3 kg ब्लॉक पे, बल्कि 2 kg प्लस 3 kg ब्लॉक पे। ये जो 2 kg प्लस 3 kg है इसको मैं कुल मिलाकर सिस्टम बोल देता हूं। जब मैं कह रहा हूं कि इस सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ लगाओ तो ये वाला नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ये इंटरनल फोर्स है, 2 ने 3 पे, 3 ने 2 पे लगाया है और ये हमेशा कैंसिल होंगे। चेक कर लो, एक जने पर राइट एक जने पर लेफ्ट, कैंसिल होंगे। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे ग्राउंड ने 30 लगाया, ग्राउंड ने 30 नॉर्मल लगा दिया, कैंसिल। ग्राउंड ने 20 अर्थ ने mg लगा दिया, ग्राउंड ने नॉर्मल लगा दिया, कैंसिल। और आपने बाहर से पुश किया है 20 न्यूटन से, सिर्फ इनमें इंटरेस्ट दिखाओ, इस नॉर्मल में इंटरेस्ट मत दिखाओ। आपने देख लिया वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस कैंसिल हो चुके हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है 20 न्यूटन, और इसके कारण दोनों के दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ राइट डायरेक्शन में जाएंगे, एक साथ जाएंगे ना।
जैसे इस ब्लॉक को पुश करोगे ये उसको अपने साथ लेके चलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लगा दो। पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इकलौता फोर्स है 20 न्यूटन। दिस इज द F एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, m1a1 प्लस m2a2। ले बेटा, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ, दूसरे सवाल में मुझसे पूछा कि बताओ नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाला कितना है। अब वो नॉर्मल फोर्स तो इक्वेशन में आया ही नहीं, क्योंकि तूने न्यूटन्स लॉ किस पे लगाया, 2 kg पे नहीं, 3 kg पे नहीं, 2 + 3 में, और 2 + 3 के लिए तो ये नॉर्मल इंटरनल था, तो ये आया ही नहीं। तो सर ये नॉर्मल मुझे निकालना, तो क्या करूं, अब बेटा दोनों में से किसी एक के FBD बना दे, या तो 2 kg की बना दे या 3 kg की बना दे, आ जाएगा आंसर। जैसे कोई बच्चा कहते हैं तो 3 kg की बनाऊंगा, बेटा बना दे। 3 kg पर तूने 20 न्यूटन लगाया इधर की तरफ, और 2 kg वाले ब्लॉक ने इधर की तरफ पुश किया है नॉर्मल फोर्स से, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन मेरे प्यारे बच्चे पहले से बता चुके हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है राइट साइड में, तो नेट फोर्स राइट साइड में कितना, 20 - n, 20 - n शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरे पास नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई है 8 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए जो ब्लॉक की FBD बनानी पड़ेगी, सिस्टम की नहीं। सिस्टम में तो नॉर्मल आया नहीं, कैंसिल हो गया था। इसी तरीके से कोई कहते हैं 2 kg के ब्लॉक पर FBD बनाऊंगा, बेटा बना दे। 2 kg पर नीचे की तरफ mg और ग्राउंड का नॉर्मल तो कैंसिल हो गया। 3 kg वाले ब्लॉक ने 2 kg वाले ब्लॉक को n से किया था पुश, उसके कारण ये ब्लॉक सामने की तरफ चलने लग गया था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। नॉर्मल शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉरी, मेन चीज बेटा ये थी, बाकी ये सब बात हम ऐसे आती है। ठीक है, आगे चलते बेटा। एक और सवाल, अच्छा सा प्यारा सा सवाल। हालांकि इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं, बस हम सिस्टम की बातें भी अब करना स्टार्ट करते हैं। आराम से बड़ा सवाल पढ़िए। 3 ब्लॉक है बेटा, 3 kg, 5 kg और 2 kg के स्मूथ सरफेस पर है। ये बेटा मासलेस स्ट्रिंग्स है, और पूरे अरेंजमेंट को मैं ऐसे किसी एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन से ऐसे राइट साइड में खींच रहा हूँ। मेरा सवाल ये कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। पहला काम तो बेटा यही है। बाद में बेटा जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें टेंशन भी पूछ रहा हूँ, नॉट एन इशू। ठीक है, बड़े आराम से कर रहे हैं। ये जो रस्सी है बेटा ये आइडियल है, मासलेस है। 2 kg ब्लॉक को ये वाली रस्सी पीछे ही की तरफ खींचेगी, लेट से T1 से। रस्सी मासलेस है तो हर जगह टेंशन से, यहाँ पर भी टेंशन T1, यहाँ पर भी टेंशन T1। रस्सी अपनी तरफ खींचे किसी न किसी फोर्स T1 से। ये दूसरी रस्सी है तो इसमें टेंशन कुछ और होगी। ये रस्सी अपनी तरफ खींचेगी किसी न किसी फोर्स T2 से, मतलब रस्सी में टेंशन T2 है। रस्सी में ऑफकोर्स यहाँ भी टेंशन फिर T2 होगी। ये रस्सी 3 kg के ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी T2 से। ये तीनों के तीनों ब्लॉक, जैसे ही इस ब्लॉक को आप सामने की तरफ खींचोगे तो तीनों के तीनों ब्लॉक ऐसे सामने की तरफ ए एक्सेलरेशन से भागना स्टार्ट करेंगे। अगर ये एक्सेलरेशन निकालना है तो अलग अलग ब्लॉक्स पर FBD बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ पूरे सिस्टम पर न्यूटन से लगा दो, पूरे सिस्टम पर। अच्छा, एक बात बोलना भूल गया, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ न्यूटन, सॉरी नॉर्मल फोर्स बेटा कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही देखने की जरूरत है। तो मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन 3 kg + 5 kg + 2 kg, तीनों पर मिलाकर, प्लस स्ट्रिंग्स को भी सिस्टम का हिस्सा ही मान लो, है ना। सिस्टम में कौन कौन आ गए, सिस्टम में आ गए तीनों तो ब्लॉक प्लस बोथ स्ट्रिंग्स, प्लस दोनों रस्सियां भी सिस्टम का हिस्सा ही है। जैसे मैंने कहा कि रस्सियां भी सिस्टम का हिस्सा है, तो ये टेंशन दिखाने की जरूरत नहीं है। सर क्यों भाई, एक ब्लॉक पर पीछे तो एक ब्लॉक पर राइट, इंटरनल फोर्स है, कैंसिल हो गया। एक ब्लॉक पर लेफ्ट तो एक ब्लॉक पर राइट, इंटरनल फोर्स है, कैंसिल हो गया। पूरे के पूरे सिस्टम पर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्टेंट फोर्स नजर आ रहा है, 50 न्यूटन, जिससे मैंने पूरे सिस्टम को राइट साइड में खींचा है। तो दिस एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू m1a1
प्लस M2A2 प्लस M3A3। हालांकि हम सीधा भी लिख सकते थे पूरा का पूरा मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन तो सेम ही था। और सॉल्व करते बड़ा एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल कि रस्सियों में टेंशन्स भी बताओ। बता देंगे। इस रस्सी में अगर टेंशन पता करनी है तो या तो इस ब्लॉक की एफबीडी बना दो या बेटा इस ब्लॉक की एफबीडी बना दो। मैं छोटा सा एक काम करता हूं, इस ब्लॉक प्लस इस ब्लॉक की एफबीडी बनाओ, देखो मजा आएगा। देखो आराम से, ये मेरे पास बड़ा नीचे वाली फर्श, इसके ऊपर बड़ा आपके ये दोनों ब्लॉक्स 3 kg 5 kg, दिस इज 5 kg, दिस इज 3 kg। ये रस्सी जिसमें टेंशन यहां पर है T2, जहां पर टेंशन है T2। इस पूरे अरेंजमेंट को इधर वाली रस्सी अपनी तरफ खींच रही है बड़ा किस फोर्स से? T1 से। अब एक काम करो, इस 3 और 5 को सिस्टम मान लो, 3 और 5 को सिस्टम मान लो। तो ये T2 लिखने की जरूरत नहीं है, कारण आप समझ गए, ये इंटरनल फोर्स हो गया, कैंसिल हो गया। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये T1 है। सर इस केस में एक्सटर्नल फोर्स T1 नहीं था, क्योंकि इस केस में आपका सिस्टम कौन सा था? 3 + 5 + 2, ये तीनों ब्लॉक थे। अब सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ब्लॉक है, और हम जानते हैं कि दोनों के दोनों ब्लॉक इधर की तरफ जा रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑन सिस्टम क्या कहता है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू M1A1 प्लस M2A2। पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है T1 शुड बी इक्वल टू 5 × 5 प्लस 3 × 5। कितना आ गया? 40 न्यूटन। कितना आ गया? 40। आई होप समझ गए। T2 तो बड़ा आप निकाल लोगे, 3 kg ब्लॉक की एफबीडी बना दो। 3 kg का जो ब्लॉक है उस पर mg और नॉर्मल, मतलब अर्थ का mg और ग्राउंड का नॉर्मल तो कैंसिल हो जाएगा। सामने की तरफ T2 लग रहा होगा। एक्सेलरेशन मुझे पता ही है कि इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बड़े आराम से लिखता हूं कि T2 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T2 मेरे पास आ गया 15 न्यूटन। सिंपल। तो कैसे कैसे सिस्टम वगैरह लेने हैं बड़ा बड़े आराम से इन सवालों के थ्रू सीख सकते हो। आप खुद भी सवाल करें, बट मैंने भी काफ़ी इत्मीनान से आराम से सारी की सारी बातें आपको समझाई हैं, समझ तो आएगी होंगी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और, ऐसे बेटा चिन्ना मिन्ना सा सवाल है, सुनिएगा। ये हमारे पास एक मासलेस स्ट्रिंग है जिस पर 3 बंदर हैं। ये बंदर बड़ा 10 किलो का, ये 6 किलो का और ये 4 किलो का। ये बंदर नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आ रहा है। ये वाला बंदर बड़ा 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड तो एक्सेलरेशन नहीं वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इस बंदर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और वो भी कांस्टेंट है, ऊपर जा रहा है। ये बड़ा एक तीसरा बंदर है जिसका मास है 4 kg और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये दोनों तो एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इस बंदर का एक्सेलरेशन तो 0 है। तीनों के मासेस दे रखे हैं 10 kg, 6 kg, 4 kg। मुझे पूछा है कि फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, मतलब इस बंदर के जस्ट ऊपर बड़ा रस्सी में टेंशन कितनी होगी, ये हमारा सवाल है। ठीक है, करते हैं। मैं एक बात तो क्लियर कर दूं कि भले ही आपकी रस्सी मासलेस हो, लेकिन यहां 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 टेंशन सेम नहीं होगी। सर आपने तो लिखाया था कि मासलेस रस्सी होगी तो हर जगह टेंशन सेम होगी। अगर बंदरों ने यहां से अगर रस्सियों को नहीं पकड़ रखा होता तब हर जगह टेंशन सेम होगी। अब तो क्या हो गया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बंदर का जो हाथ है वो यूं है ऐसे, और वो रस्सी पर ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स के कंट्रीब्यूशन के कारण ऊपर वाले पॉइंट पर और नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं है। ठीक है, तो मासलेस रस्सी में अगर ये बंदर नहीं लटके होते तब टेंशन हर जगह सेम होती। अब बंदरों के हाथों ने इस तरह से रस्सी को पकड़ रखा है और रस्सी की इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ फोर्सेस क्रिएट कर रखे हैं, और उसके कारण जस्ट हाथ के ऊपर और जस्ट हाथ के नीचे टेंशन सेम नहीं है। चलो खैर, ये तो एक बात हुई। आप कहोगे सर मुझे तो इस ए पॉइंट पर टेंशन से मतलब है, बिल्कुल।
ए पॉइंट पर अगर टेंशन से मतलब है तो इस पूरे को सिस्टम मान लो और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखो, दिखाता हूं। 4 kg के ब्लॉक बंदर को अर्थ खींच रही है mg 40 न्यूटन से। 60 kg के बंदर को अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ 60 न्यूटन से। 10 kg के बंदर को अर्थ खींच रही है 100 न्यूटन से। ये जो टेंशन है यहां पर इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रस्सी इस बंदर को खींच रही होगी नीचे, इस बंदर को खींच रही होगी ऊपर। ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, कैंसिल हो गया। सिस्टम ये है, ये अंदर वाला फोर्स है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बाहरी फोर्स है, ये अर्थ नहीं लगाए। ये वाला जो फोर्स है ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि रस्सी ने इस बंदर को ऊपर खींचा, रस्सी ने इस बंदर को नीचे खींचा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों दिखाने की जरूरत नहीं? इंटरनल फोर्स है, कैंसिल हो गया। एक बंदर पर ऊपर, एक बंदर पर नीचे। हाँ, लेकिन इस पूरी की पूरी रस्सी ने पूरे के पूरे सिस्टम को इस पॉइंट के थ्रू ऊपर की तरफ खींचा है किसी न किसी फोर्स से, एंड दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स टेंशन एट पॉइंट ए। टेंशन एट पॉइंट ए। अब एक काम करो बेटा, किसी एक साइड को प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो। मैं ऊपर की तरफ प्लस बोल रहा हूं। ऊपर की तरफ टी ए है और नीचे की तरफ 200 न्यूटन है। ये हो गया ऊपर के इस पूरे के पूरे सिस्टम पर ऊपर की तरफ लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3। आराम से m1a1 10 इंटू 2 नहीं बेटा, -2। सर ऐसा क्यों? बेटा मैं फोर्स लिख रहा हूं ऊपर और इसका एक्सेलरेशन है नीचे। m2a2 6 इंटू 2। सॉरी बेटा, गलती हो गई। ये तो 2 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी है, मुझे तो एक्सेलरेशन लिखना है। 2 मीटर पर सेकंड तो कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है, तो एक्सेलरेशन तो 0 है। अब ठीक है, m3a3 4 इंटू 1। टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 200 उधर गया, -20 प्लस 4, बट दैट इज आई थिंक 184 न्यूटन। ये आ गया बेटा ए पॉइंट पर आपका टेंशन। आई रियली होप आप लोग समझ गए होंगे। एक छोटा सा बड़ा पॉइंट और, ये जो मैंने आपको एक्सटर्नल फोर्स लिखना सिखाया है, इसकी इक्वेशन आप अलग अलग डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। सर अलग अलग डायरेक्शन में लगा सकते हो, इस बात का मतलब क्या है? बेटा अलग अलग डायरेक्शन में लगा सकते हो, इस बात का मतलब ये है कि मान लो कभी तुम्हें सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही फोर्सेस पता हो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 1 इंटू उसका एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्लस मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू उसका एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस मास ऑफ 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर फोर्सेस लिख रहे हो तो ये सारे के सारे एक्सेलरेशन भी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग वाले ही होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कभी सिस्टम पर y डायरेक्शन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स पता है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि y एक्सिस के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू पहले वाले पार्टिकल का मास और उसका y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, दूसरे वाले पार्टिकल का मास इंटू उसका y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, तीसरे वाले का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग। आई होप यू गेट द पॉइंट। मान लो कि मुझे कभी सिस्टम पर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में के अंदर एक्सटर्नल फोर्स पता हो, तो मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ पार्टिकल 1 इंटू उसका एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ वो, प्लस मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मास ऑफ पार्टिकल 3 इंटू उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड सो ऑन। फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल वाला तो एक्सेलरेशन भी सारे के सारे हॉरिजॉन्टल वाले। अगर मुझे कभी सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स पता हो तो मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ पार्टिकल 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1, मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2, मास ऑफ 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 3। लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन के ही आपके एक्सेलरेशन। हालांकि मुझे लगता है कि बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। मान लो फिर भी चलो मैं कह देता हूं, अगर मुझे कभी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स पता हो तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ पार्टिकल 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन किस तरफ? इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग।
मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 किस तरफ, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग। मास ऑफ पार्टिकल 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 3 किस तरफ, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग है तो एक्सेलरेशन भी इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा 2-3 सवाल करते हैं, और ये सारे के सारे सवाल थोड़े से टफ हैं, अच्छे खासे टफ हैं, मैं पहले बोल देता हूं। और मैं साथ ही साथ ये भी कह देता हूं कि इन दोनों तीनों सवालों के अंदर मेरा एम बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कि मैं आंसर निकालूं। आंसर निकालना तो बहुत छोटा प्रोसेस है, मतलब हर सवाल का सिर्फ और सिर्फ अगर आंसर ही निकालना होता तो मैं सिर्फ पूरे सवाल को 5-5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर सवाल के अंदर मुझे 15-15 मिनट तो लगेंगे, जस्ट बिकॉज कि मेरा एम आंसर निकालना है ही नहीं। मेरा एम है कि मैं मेरे बच्चों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना सिखाऊं। मैं मेरे बच्चों को अलग अलग डायरेक्शन के अंदर सिस्टम पर कैसे न्यूटन्स लगाते हैं, कैसे इकलौते ब्लॉक पर न्यूटन्स लगाते हैं, सिस्टम पर लगाते हैं तो कैसे इंटरनल फोर्सेस को नेगलेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह, हर बात को डिटेल में बताने के लिए मुझे समय लगेगा। तो मैं फिर से इस बात को बोलता हूं कि मैंने सवाल को ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है जिससे मैं सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझा दूं। जो एक्चुअल सवाल है वो करना, तो ये मान के चल लो कि मैं जितना काम कर रहा हूं उसका सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा ही है, और मुझे अगर काम चोरी करनी होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो आंसर निकाल के मैं मूव ऑन कर जाता, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं हर बात बढ़िया तरीके से एक एक डिटेल बताने के चक्कर में कि किस किस डायरेक्शन में कैसे कैसे इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, इस पर ये बड़ा एक वेज पड़ा है जिसका मास है कैपिटल है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसका बड़ा ये एंगल थीटा है, ये सरफेस भी आपकी स्मूथ है। इस पर एक ब्लॉक पड़ा है बी और उस पर एक मास पड़ा है स्मॉल है, ये वाले सरफेस भी आपकी स्मूथ है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक तरह से एक्स एक्सिस है और बड़ा ये एक तरह से आपके पास वाई एक्सिस है। मैंने सारे के सारे सिस्टम को रिलीज कर दिया। जैसे मैंने सारे के सारे सिस्टम को रिलीज कर दिया, इस बात की फील तो आपको होगी कि ये जो ए वाला ब्लॉक है ये बड़ा ऑफ कोर्स ऐसे राइट में जाएगा, और बी वाला जो ब्लॉक है वो ए पर नीचे आएगा। हालांकि ए अगर इधर जाएगा तो बड़ा ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे नीचे आएगा, मतलब बी वाला ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में यूं आएगा, एक खुद इधर की तरफ जाएगा, तो बी का मोशन बड़ा कुछ कुछ ऐसे ऐसे होगा। वो हम देख लेंगे, कोई इतनी दिक्कत है नहीं। मैंने कुछ सीक्वेंस में सवाल लिखे हुए हैं, हालांकि जो एक्चुअल सवाल है वो तो ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। भाई दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताओ एंड दैट्स इट। लेकिन मैं इस तरह सवाल न पूछकर कुछ पार्ट्स में सवाल पूछ रहा हूं। जैसे मैंने पार्ट्स में बड़ा सवाल लिखे हुए भी हैं, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, कि सिर्फ ब्लॉक ए की एफबीडी बनाओ। ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, सिर्फ ब्लॉक बी की एफबीडी बनाओ। ए वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाओ, बी वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाओ। ड्रॉ एफबीडी ऑफ ए प्लस बी, सिस्टम की एफबीडी बना देंगे। न्यूटन्स लॉ लगाओ ए प्लस बी पर, लगा देंगे। और लास्ट में जो सबसे मेन सवाल है बेटा ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। हालांकि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स के लिए सारी इक्वेशंस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने पहले बोल दिया कि मेरा एम आंसर निकालना है ही नहीं। मेरा एम तो सिर्फ और सिर्फ ये समझाना है कि मेरे बच्चे अलग अलग ब्लॉक पर अलग अलग ऑब्जेक्ट पर किस किस तरह से न्यूटन्स लगा सकते हैं, कैसे कैसे एफबीडीज बना सकते हैं। तो हम बड़े आराम से इत्मीनान से सारे के सारे काम करेंगे। चलिए बच्चों बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले ए वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं। ए वाले ब्लॉक पर ऑफ कोर्स बड़ा mg लगेगा, जमीन का नॉर्मल रहेगा, और बी वाले ब्लॉक का नॉर्मल रहेगा। मैं अगले पेज पे कर लेता हूं। तो सबसे पहले बेटा मैं एक बार ए वाले ब्लॉक की एफबीडी बना देता हूं। ए वाले ब्लॉक की बड़ा कहानी है ऐसी, ये इंक्लाइन प्लेन, ये आपके पास ए वाला ब्लॉक। ए वाले ब्लॉक का मास है कैपिटल एम। सबसे पहले उसको अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ कैपिटल एम जी से। जो ये सरफेस होगी वो ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी किसी न किसी फोर्स एन डैश से। इसका एक जने से और कॉन्टेक्ट है, किससे? बी से। बी इसको पुश कर रहा होगा ऐसे, बी इसको पुश कर रहा होगा किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से, यू एन से। ये वाला एंगल आपके पास थीटा, ये बड़ा वर्टिकल लाइन, तो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो बड़ा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। ठीक है, और मैं मान लेता हूं अभी वर्टिकल डायरेक्शन तो ए वाला ब्लॉक जा नहीं सकता,
इस एन के दो कंपोनेंट आएंगे, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। एन साइन थीटा के कारण ये वाला जो ब्लॉक है, ए वाला जो ब्लॉक है, वो ऑब्वियस बात है कि राइट साइड में जाएगा विद सम एक्सेलरेशन ए। आई थिंक दैट वुड बी एनफ, और मेरे ख्याल से किसी बात की जरूरत है नहीं। बी वाले ब्लॉक ने ए वाले ब्लॉक को ऐसे पुश किया है किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से, जिसको मैंने एन बोल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रॉ एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी। बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ब्लॉक बी की एफ बी डी बनाते हैं। ये बड़ा आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका ए वाला ब्लॉक, मैं उसको थोड़ा सा साइड डॉटेड दिखा रहा हूं। ये आपका ए वाला ब्लॉक, ये वाला एंगल आपका थीटा। बी वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो बी वाला ब्लॉक काफी हद तक ऐसा था। ठीक है, बी वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो उसका मास स्मॉल है, तो सबसे पहले तो अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ mg से, और बी वाले ब्लॉक ने ए को पुश किया ऐसे नॉर्मल से, तो ए वाला ब्लॉक भी बाई एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल से पुश करेगा ऐसे। और ये जो नॉर्मल होगा इसका वर्टिकल से एंगल आप जानते हो कितना होगा, थीटा। ठीक है, सही बात बेटा। ठीक है, मैं बी वाले ब्लॉक के मोशन के बारे में भी कुछ ना कुछ बोलना चाहता हूं, आराम से सुनना बेटा। मैं इतना जानता हूं कि अगर ए वाला ब्लॉक अगर रेस्ट पे रहता तो ए वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बी वाला ब्लॉक यूं नीचे आता। मतलब वेज कंस्ट्रेंट हमें यह कहता है कि ए वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बी वाला ब्लॉक ना तो यूं जा सकता है ना यूं जा सकता है। ए वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बी वाला ब्लॉक या तो यूं जा सकता है या यूं जा सकता है। मेरे बच्चे इस बात को तो फील कर ही पा रहे होंगे कि बी वाला ब्लॉक तो ए वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ यूं आ सकता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में है बी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, ए के रेस्पेक्ट में है बी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सर कैसे निकालूंगा, निकाल लेंगे। सुनना बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। मैं इसे कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ए में ऐड कर दो ए का एक्सेलरेशन। इस तरह की चीजें बेटा मैं आपको रिलेटिव मोशन में पढ़ा चुका हूं। आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको वेज कंस्ट्रेंट लगाकर एक बार तो इस बात से कन्विंस होना है कि ए के रेस्पेक्ट में बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूं आ सकता है किसी न किसी एक्सेलरेशन बी से। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सर मुझे तो बी वाले ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन चाहिए। ए के रेस्पेक्ट में बी आ रहा है ऐसे, ए खुद जा रहा है इधर की तरफ ए से। याद है ना बेटा, ए वाला ब्लॉक खुद जा रहा है इधर की तरफ ए से, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इस ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसका मतलब बी वाले ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इस ए का और बी का रिजल्टेंट होगा, वो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए और एक्सेलरेशन ऑफ वेज ए का रिजल्टेंट होगा। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे होता तो ये वाला एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बी सीधा का सीधा नीचे आता। अब ये वाला ब्लॉक जा रहा है इधर की तरफ ए से, तो ये वाला ब्लॉक भी जाएगा इधर की तरफ ए से, साथ ही साथ नीचे की तरफ फिसलता भी रहेगा, और इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। खैर वो बात की बात है, उसको और देख लेंगे। पहले वाले सवाल का आंसर फाइंड न्यूटन्स लॉ ऑन ए। लगाते बेटा, तीसरा सवाल कर रहा हूं बेटा, ए वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाओ। लगाता हूं ए वाले ब्लॉक पे, ए वाले ब्लॉक पर सबसे पहले बेटा एक बार ना वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाला जो ब्लॉक है ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो सर वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हाँ बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो करना है, आराम से देखना बेटा इस ब्लॉक को, इस ए वाले ब्लॉक को आराम से देखना। सबसे पहले कैपिटल एम जी, जमीन का नॉर्मल एन डैश, इस एन के दो कंपोनेंट आएंगे,
इधर की तरफ आएगा n sin थीटा, नीचे की तरफ आएगा n cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाला जो ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है कहीं नहीं जा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से यूं जा रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कहीं नहीं जा रहा तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर लग रहा है एन डैश और नीचे लग रहा है कैपिटल एम जी और एन का कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि एन डैश शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस एन का कॉस थीटा। ये लो बेटा, ए पर मैंने न्यूटन से मोशन लगा दिया वर्टिकल डायरेक्शन में, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। चलो ए पर है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्वेशन लगाते हैं, अभी लगाते हैं। ए वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है, ये जो नॉर्मल लगाया था बी वाले ब्लॉक ने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज एन का साइन थीटा। एन का साइन थीटा इज द इकलौता फोर्स जिसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा। राइट साइड में अगर फोर्स है तो इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू राइट साइड में एक्सेलरेशन, इट शुड बी इक्वल टू एम इनटू ए। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में इक्वेशन लगा दी। ठीक है, आगे चलते बेटा। चौथा सवाल, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन बी। बी वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ। लगाएंगे, ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा टफ है, लेकिन अपन भी स्मार्ट है, कर लेंगे। बी वाले ब्लॉक बेटा एफ बी डी सब समझ आ गई। अब मैं आपको आराम आराम से सब बातें समझाता हूं। बी वाले ब्लॉक पर आराम से बेटा सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ बी वाले ब्लॉक पर। बी वाले ब्लॉक पे गौर करना बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्स है? एम जी तो है ही है, इस एन के दो कंपोनेंट आएंगे, एन का कॉस थीटा, एन का साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो इस बी वाले ब्लॉक पर बेटा देखना कौन से फोर्स हैं। एम जी तो सारा का सारा वर्टिकल है ही है, एन के दो कंपोनेंट आएंगे, ऊपर की तरफ एन का कॉस थीटा, इधर की तरफ एन का साइन थीटा। ऊपर की तरफ एन का कॉस थीटा, ठीक है ना। एन के साइन थीटा से मुझे इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस ही देखने हैं। सर वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस तो हो गए, एम जी तो पूरा वर्टिकल था और नॉर्मल का कॉस था भी वर्टिकल में था। सर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? बी तो वर्टिकल में, सॉरी ए तो वर्टिकल में है ही नहीं, ए तो हॉरिजॉन्टल है, तो ए का तो वर्टिकल डायरेक्शन को कंपोनेंट आएगा ही नहीं, बी का आएगा। सर बी का क्यों? बेटा इस बी वाले ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन है वो तो ये भी है और ये भी है, इन दोनों का तो सम है वो नेट एक्सेलरेशन है। ए का तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रोल ही नहीं है, बी का जरूर है। सर बी का कितना है दिखाता हूं बेटा, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ये अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। बी के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला बी कॉस थीटा, नीचे की तरफ बी साइन थीटा। तो इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो बी साइन थीटा है। सर आप वर्टिकल डायरेक्शन वाले ही फोर्स और एक्सेलरेशन क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि बेटा मैंने लिख रखा है कि मैं बी वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में। जब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिख रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस और वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में ही इंटरेस्टेड हूं। एक्सेलरेशन है नीचे तो नेट फोर्स नीचे कितना, एम जी माइनस एन कॉस थीटा, एम जी नीचे एन कॉस थीटा ऊपर, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया एम जी माइनस एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू इस ब्लॉक का मास इनटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दैट इज बी साइन थीटा। ये ले बेटा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। आई होप हमने मचा दी बेटा। आगे चले, नेक्स्ट इज बी वाले ब्लॉक पर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाना चाहता हूं। बेटा बी वाले ब्लॉक को देखो, बी वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्स है? एम जी तो हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं, एन भी नहीं है, बस हाँ एन का एक कंपोनेंट है, हिस्सा है। एन का कॉस्ट अगर ऊपर है तो इधर की तरफ एन का साइन थीटा है। तो बी वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एन का एक हिस्सा है, एन का एक कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज एन साइन थीटा। सर बी वाले ब्लॉक का इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? सोच
सोच लूंगा सर कैसे। देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं, इस बी के दो कंपोनेंट आएंगे। पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस बी वाले ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस बी का और इस ए का रिजल्टेंट है। बी के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ बी साइन थीटा, इधर की तरफ बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा में इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने जा रहा हूं। मेरा एक्सेलरेशन है इधर की तरफ बी कॉस थीटा। अरे सर ए भी तो है, हाँ बेटा ए भी है। तो मेरे इस वेज का मेरे इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन लेफ्ट में है बी कॉस थीटा, राइट में है ए। तो कुल मिलाकर इस तरफ एक्सेलरेशन आ गया बेटा कितना, बी कॉस थीटा माइनस ए। सर बाकी सारे फोर्सेस और एक्सेलरेशन क्यों नहीं दिखा रहे? बेटा मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है कि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ही फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ही एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है। इस तरफ इकलौता फोर्स है एन साइन थीटा, एंड दिस एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन बी कॉस थीटा माइनस ए। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। एक्चुअल आंसर मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मैं मेरे बच्चों को अलग अलग डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे कैसे लगते हैं ये दिखाऊं। कैसे बेटा ये मैं वेज कंस्ट्रेंट यूज कर रहा हूं, कैसे मैं रिलेटिव मोशन यूज कर रहा हूं, मुझे इन बातों में इंटरेस्ट है। एक्चुअल आंसर मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं, आपको होगा। ठीक है, आप तो बच्चे हो तो आप एग्जैक्टली नहीं समझते कि किस तरह से एप्टीट्यूड बढ़ता है, कैसे IQ में हम और रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो इस कारण से बेटा सारा काम कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और काम करें। इस बी वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं अलोंग इनक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइंड प्लेन में, और मजे आएंगे देखना। अरे आएंगे देखना। ये बेटा आपका हॉरिजॉन्टल, ये बेटा आपका ए, ये आपका बी। मैं अब है ना अलोंग इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इस तरफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बी वाले ब्लॉक में लगाना चाहता हूं। ये तो हो गया है अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, और ये हो गया है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। बड़ा फोर्सेस देखना, बी वाले ब्लॉक पर mg है। मेरे बच्चे इतना तो जानते हैं, कितनी बार मैंने याद करा दिया है, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। mg के दो कंपोनेंट आएंगे, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा। अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड लगा रहे हो तो फोर्सेस भी उस तरफ लिखिए। उस तरफ लिखने के लिए मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर mg दिखाने की जरूरत नहीं है, mg के कंपोनेंट दिखा दीजिए, क्योंकि अब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन डायरेक्शंस में लगा रहा हूं। इधर की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा, इधर की तरफ ऑफ कोर्स नॉर्मल। सर नॉर्मल के कंपोनेंट क्यों नहीं कर रहे? बेटा नॉर्मल तो पहले से ही इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और हम कंपोनेंट भी किस तरफ ले रहे हैं? इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल इधर ही रहेगा, इसका इधर कंपोनेंट आएगा नहीं। सर एक्सेलरेशंस और बता दूंगा। बी वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो उसका एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग तो बी था ही, और ए था इस तरफ। इस ए के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ ए cos थीटा और इधर की तरफ ए sin थीटा। इधर की तरफ ए cos थीटा और इधर की तरफ ए sin थीटा। सर पिछली बार तो आप सारे के सारे कंपोनेंट और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर रहे थे। बेटा पिछली बार तो मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर न्यूटन्स लॉ लगा रहा था। अब मैं इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अब इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा। तो जिस लाइन के अलोंग आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हो, सिर्फ उस तरफ कितने फोर्सेस और उस तरफ कितने एक्सेलरेशन है, आप तो सिर्फ और सिर्फ उनमें इंटरेस्ट दिखाइए, सारा काम बन जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया से काम बनेगा। चलिए बच्चों, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन आते हैं। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कौन से फोर्स हैं? बेटा मुझे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग सिर्फ और सिर्फ इकलौता फोर्स दिख रहा है, mg sin थीटा। इट शुड बी इक्वल टू मास। इस तरफ अगर आपने फोर्स लिखा है तो इस तरफ ही एक्सेलरेशन।
इस तरफ एक्सेलरेशन होगा b माइनस a cos थीटा, b इस तरफ, a cos थीटा इस तरफ, तो इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा b माइनस a cos थीटा। ले बेटा, ये मेरी आ गई है इक्वेशन नंबर 5। बचा दिया अपन। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखिए, बिल्कुल लिखेंगे। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस तरफ mg कोस्टा, इस तरफ नॉर्मल, तो इस तरफ कुल बल आ गया दिस माइनस दिस, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल। इस तरफ जो नेट फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू इस तरफ कितना एक्सेलरेशन है, इस तरफ तो एक्सेलरेशन सिर्फ a sin थीटा ही है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। आई रियली होप बड़ा सारी बात आप समझ गए होंगे। इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, टफ भी लगा होगा, ठीक है। पहली बार में हो सकता है किसी को उसे लगे कि सर ये क्या है, खुद अपने हाथ से लिखोगे तो और फैसिनेट होगे और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला सवाल, ड्रॉ FBD ऑफ a प्लस बी एंड अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन a प्लस बी। ए पर कर लिया, बी पर कर लिया, अब a प्लस बी पर करो। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। अब a प्लस बी वाला काम और कर लेते हैं, अभी करता हूं बेटा। सबसे पहले ये आपका हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, इस पर ये बेटा आपका ब्लॉक ए। ब्लॉक ए जो है इसका मास है कैपिटल M, इस पर आपका ब्लॉक बी, ब्लॉक बी का मास है स्मॉल है। रही बात बेटा एक्सेलरेशंस की, तो इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ ए। फिर से बोलूं, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन है अलोंग द इंक्लाइन बी, इसका खुद का एक्सेलरेशन है इस तरफ ए, तो इसका नेट एक्सेलरेशन आएगा इस ए और बी का रिजल्टेंट। ज्योमेट्री में समझा चुका हूं, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। सर फोर्सेस दिखाओ बेटा, दिखाता हूं ना फोर्सेस। अर्थ पुल कर रही है इसको, ए वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ कैपिटल mg से, अर्थ पुल कर रही है इस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्मॉल mg से। जो नीचे वाली सरफेस है वो पुश कर रही है ऊपर की तरफ किसी न किसी नॉर्मल n डैश से। सर ये वाला नॉर्मल क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि इस बार मैं FBD ए की नहीं बना रहा, बी की नहीं बना रहा, मैं a प्लस बी की बना रहा हूं। तो ये जो नॉर्मल बी ने ए पर ऐसे लगाया, ए ने बी पर ऐसे लगाया, वो इंटरनल फोर्स हो गया, और वो फोर्स ऑब्वियस बात है कि कैंसिल कर चुका है, तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बन गया अपना काम। तो बेटा अब बेटा बिल्कुल लास्ट सवाल ये पूछ रखा कि न्यूटन्स लॉ लगाओ, न्यूटन्स लॉ लगाओ ए प्लस बी पर। लगाते बेटा, मुझे कहा गया है कि अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ए प्लस बी। लगाते हैं। ए प्लस बी जो पूरा सिस्टम है उस पर एक बार वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर न्यूटन्स लॉ लगाओ। लगाता हूं बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर नीचे की तरफ है mg, इस पर नीचे की तरफ है कैपिटल mg, ऊपर की तरफ है n डैश। तो नीचे की तरफ कुल फोर्स आ गया है mg mg n डैश। इट शुड बी इक्वल टू एक का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन, दूसरा बड़ा पहले का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाना है तो वर्टिकल डायरेक्शन के ही फोर्स लिखे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन के ही एक्सेलरेशन लिखना है। स्मॉल m इंटू उसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। स्मॉल m का एक्सेलरेशन तो b भी है, a भी है, उसका सम है। a का तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, b के दो कंपोनेंट आएंगे, b कोस्टा और b सैनिटा। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है b साइन थीटा। मैंने पूरे सिस्टम पर फोर्स लिखा है नीचे, इट शुड बी इक्वल टू मास इंटू उसका नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन है, प्लस कैपिटल M इंटू उसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। मेरे बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल M का एक्सेलरेशन तो 0 है,
सर कैपिटल एम का एक्सेलरेशन तो ए है, वो तो हॉरिजॉन्टल में है। सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल में लिख रहे हो, न्यूटन्स लॉ वर्टिकल में लगा रहे हो, तो एक्सेलरेशन में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के ही लिखोगे। पूरे सिस्टम पर नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू, नीचे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स शुड बी मास इनटू इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, कैपिटल एम इनटू इस पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, स्मॉल एम का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ये और कैपिटल एम का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। सिंपल। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 7। लास्ट, पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ। पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाओ। पूरे सिस्टम पर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं भाई। एक्सटर्नल फोर्स ये था, ये वर्टिकल में है। एक्सटर्नल फोर्स ये है, ये वर्टिकल है। एक्सटर्नल फोर्स ये है, वर्टिकल है। पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स इज 0। सिस्टम पर लगा रहा हूं, शुड बी इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। बेटा मैं इस साइड को पॉजिटिव बोल रहा हूं, इस साइड को नेगेटिव बोल रहा हूं, ठीक है। आराम से देखना, इस तरफ फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पे 0, शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम इनटू इसका इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा a माइनस बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। b के 2 कंपोनेंट आएंगे, b कॉस्टा b सैनटा, इधर a इधर b कॉस्टा, तो कुल मिलाकर इधर की तरफ एक्सेलरेशन आ गया b माइनस a माइनस b कॉस्टा, प्लस 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 कैपिटल M इनटू उसका एक्सेलरेशन, कैपिटल M इनटू उसका एक्सेलरेशन। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 8। आई रियली होप कि बेटा सारा का सारा मामला आपको समझ में आ गया। आई नो इट वाज टफ बट स्टिल आई टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट, ठीक है। और मेरा एम कभी भी आंसर निकालना नहीं था, बल्कि जरा चेक करो, ए बी एन और एन डैश सिर्फ 4 अननोन थे। ए बी एन डैश और ये एन, 4 अननोन थे। 4 अननोन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 4 इक्वेशन चाहिए, और हमने तो 8 इक्वेशंस बना दी हैं। कोई सी 4 सॉल्व करो, सब आंसर आ जाएंगे। सर आपने फिर 8 क्यों लिखे? अरे मेरा एम कभी आंसर निकालना था ही नहीं। मेरा एम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों को अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इंडिविजुअल ब्लॉक्स की कैसे एफबीडी बनानी है, इंडिविजुअल ब्लॉक पर किस तरह से न्यूटन्स लॉ लगाना है, ये सिखाना था। कैसे पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, कैसे पूरे सिस्टम पर एफबीडी बनाते हैं, कैसे इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखाकर काम चल जाता है, ये सब बातें बताना मेन एम था। आंसर निकालना तो एम था ही नहीं। अदरवाइज जो एक्चुअल सवाल था वो तो अभी तक बाकी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो। वो बेटा मैं एक बार वापस निकाल देता हूं। हालांकि मैंने 8 इक्वेशंस लिख दिए, सॉल्व कर लो, आ जाएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे। इस बात को सोचते हैं कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन से निकालने होते तो क्या करते हैं। अब देखो, मैं 7वां क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली कर रहा हूं। हालांकि बोलने को मैं ऐसा बोल सकता था कि बेटा देखो ए और बी तो निकाल लेना, ठीक है, बट मैं फिर से बोलता हूं, मुझे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए और बी निकालना है। तो 2 अननोन है, तो एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए। लेकिन इक्वेशंस इस तरह से जनरेट करो कि नया वेरिएबल ना आए, क्योंकि अगर इक्वेशन में एन डैश आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए। अगर ये वाला एन आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए और इक्वेशन चाहिए, फिर तो वही कहानी हो जाएगी जो हमने अभी तक की है। तो हम ऐसी इक्वेशंस बनाते हैं कि एन डैश ना आए, ऐसी इक्वेशन बनाते हैं कि एन ना आए, ये वाला एन ना आए और एन डैश ना आए। अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी आएंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ ए और बी आएंगे तो सिर्फ 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक काम करते हैं बेटा, हम फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स करते हैं बेटा। ये आपके पास बेटा नीचे वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर ये आपका ए वाला ब्लॉक, ये बड़ा फिर आपका बी वाला ब्लॉक। इसका मास कैपिटल है, इसका मास स्मॉल है।
जैसे मैंने कहा कि ये वाला ब्लॉक राइट में जाएगा ए से, ये वाला ब्लॉक भी इसके साथ तो राइट में जाएगा ए से, साथ ही साथ स्लिप भी होगा बी से, तो इसका नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो ए और बी का रिजल्टेंट आएगा। ठीक है बेटा, कोई बहुत ऐसे हाई फाई बड़ा बातें हैं नहीं। ये वाला एंगल थीटा बड़ा, दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। मुझे ए और बी निकालना है, अभी निकाल दो। पहला काम है अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ए प्लस बी। ए प्लस मतलब बेटा दोनों ब्लॉक पर मिलाकर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर न्यूटन्स लॉ लगा दो। किस पर? ए पर नहीं, बी पर नहीं, ए प्लस बी पर। सर ये आपके दिमाग में कैसे आया कि पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाना सही रहेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, एक तो एन डैश नहीं आएगा, मैं चाहता भी नहीं कि एन डैश आए, पूरे सिस्टम पर लगा रहा हूं इसलिए एन भी नहीं आएगा, तो सही रहेगा ना मतलब। चलो पूरे सिस्टम पर जैसे मैंने आपको बताया कौन से फोर्स हैं, एम जी, कैपिटल एम जी और एन डैश। पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इट शुड बी इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लिखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा a माइनस बी का cos थीटा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो ए भी है बी भी है, ए आगे है बी cos थीटा पीछे, तो इधर की तरफ आ जाएगा a माइनस बी cos थीटा, a माइनस बी cos थीटा। ले बेटा, एक इक्वेशन तो ये रही, हालांकि इक्वेशन पहले बना चुके थे। दूसरी इक्वेशन लगाओ स्मॉल एम पर। सर किधर? बेटा वर्टिकल मत लगाना, वर्टिकल लगाओगे तो एन का कंपोनेंट आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली मत लगाना, हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो एन का वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और एन तो मुझे निकालना ही नहीं है, मुझे तो ए और बी निकालना है। तो एक काम करो, इस बी वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लगाओ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। देखो देखो देखो, एम जी लग रहा है ऐसे, उसके दो कंपोनेंट, इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ नॉर्मल। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है एम जी साइन थीटा, नॉर्मल का तो इधर की तरफ कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है। तो अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन कौन है ये? बी, अलोंग इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इकलौता फोर्स है एम जी साइन थीटा, इट शुड बी इक्वल टू इसका मास स्मॉल एम इंटू इसका इस तरफ एक्सेलरेशन, इसका इस तरफ एक्सेलरेशन है बी। सॉरी बेटा बी अकेला नहीं है, बी है इस तरफ, ए के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, बी इस तरफ, ए कॉस्टा इस तरफ, बी इस तरफ, ए कॉस्टा इस तरफ, तो इधर की तरफ नेट एक्सेलरेशन आ गया बी माइनस ए कॉस थीटा। सर उस ए साइन थीटा क्या हुआ? अरे मुझे उसमें क्या इंटरेस्ट, मुझे तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग न्यूटन्स लगाना है, तो सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्सेस और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन में ही मेरा इंटरेस्ट है। ये लो बेटा, मेरे ख्याल से दीज टू इक्वेशंस आर वेल इनफ फॉर मी। इन दो से मेरा काम बन जाएगा बड़े आराम से। बी को उड़ाओगे ए आ जाएगा, ए को उड़ाओगे बी आ जाएगा। उड़ाता हूं बेटा, मेरे पास आ गया है जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी माइनस ए कॉस थीटा। तो बी की वैल्यू आ गई है जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। बी को उठाओ वहां रखो, मेरे पास आ गया है कैपिटल एम ए इज इक्वल्स टू एम इंटू बी कॉस थीटा माइनस ए। बी को बड़ा मैं लिख सकता हूं क्या, जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए।
ठीक है ना। मेरे पास आ गया कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए, उधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर था बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर था बेटा। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, चलेगा ना। एम ए उधर गया बेटा, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इधर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन था, दैट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा एक ही वैल्यू आ गई है, क्या वैल्यू आ गई? एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी बेटा, अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे बड़ा बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ऐसे बेटा हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बड़ा बी की वैल्यू पुट करना, बी की वैल्यू मेरे पास आएगी जी साइन थीटा प्लस इसका कॉस स्क्वायर टाइम्स प्लस एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ा कॉस उसमें था ना एक, इसलिए ए का कॉस थीटा एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर। तो मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं और इसको अगर मैं वाई एक्सिस बोलूं तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि ये जो ब्लॉक ए है ना, इसका एक्सेलरेशन तो है इस तरफ ए, वर्टिकल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए आई कैप। कोई अगर मुझसे पूछे कि बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है तो बोलूंगा देखो ए इस तरफ, बी कॉस्टा इस तरफ, तो इधर की तरफ आ जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा। ये तो आ गया है आई कैप में, ठीक है। नीचे की तरफ है बी साइन थीटा, भाई बी के दो कंपोनेंट है बेटा, बी कॉस्टा बी साइन थीटा। बी साइन थीटा नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो आप बोल देना बी साइन थीटा मेरे पास है किधर की तरफ, माइनस जे कैप में। तो बी वाले ब्लॉक का अगर कोई एक्सप्रेशन पूछेगा तो लिख देना बेटा, दैट इज ए माइनस बी कॉस थीटा आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप। ए और बी की वैल्यू बेटा हम पहले से ही निकाल चुके। ए का तो सिंपल ही बेटा दिस आई कैप, बी वाले का एक्सप्रेशन होगा ए माइनस बी कॉस आई कैप माइनस बी साइन जे कैप। ए और बी बेटा मैंने बड़ी मेहनत से, काफी मेहनत से निकाल रखे। आई रियली होप कि बेटा सारा का सारा टफ सा सवाल आपको समझ में आ ही। हाँ बेटा ये डायग्राम है मेरे पास और मैं इसमें डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं कि फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालते हैं। सबसे पहली बात, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं इस तरफ मान लेता हूं ए, फेयर ना। इसका एक्सेलरेशन ए, तो बड़ा पुल्ली उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, उसका एक्सेलरेशन भी ए। मैं इतना भी जानता हूं कि जैसे जैसे ये वाला ब्लॉक वेज इधर की तरफ आएगा तो ये लंबाई घटेगी रस्सी की, तो ये लंबाई बढ़ेगी, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा इस वेज के रेस्पेक्ट में। वेज के रेस्पेक्ट में बी वाला ब्लॉक ऐसे आएगा, तो मैं मान लेता हूं कि ए वाले वेज के रेस्पेक्ट में बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे इधर की तरफ बी है। बट दिस इज नॉट द एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए का खुद का एक्सेलरेशन सामने की तरफ ए, तो इसका तो जो भी नेट एक्सेलरेशन आएगा ना वो इस ए और बी का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। मुझे ए और बी निकालने, मेरा सारा का सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। चलिए बच्चों, ए और बी निकालने के लिए इक्वेशंस वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन आप बनाओ पूरे सिस्टम पर, मैं भी आपको बना के दिखा चुका हूं, पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ।
ए पर नहीं, बी पर नहीं, ए प्लस बी पर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वाला नॉर्मल आए, और हॉरिजॉन्टल में अगर लगाऊंगा इक्वेशन तो ऑफ कोर्स जमीन का नॉर्मल भी इक्वेशन में नहीं आएगा। इस पूरे के पूरे सिस्टम को ये जो रस्सी है ये इधर की तरफ खींच रही है किसी न किसी फोर्स टी से। ये वाला टी, ये वाला इन टी आपको समझा चुका हूं, इंटरनल फोर्स है। सॉरी, ये कैपिटल एम जी, ये स्मॉल एम जी, सारे के सारे बेटा आपके वर्टिकल है। जमीन ने जो नॉर्मल लगाया बेटा वो भी आपका वर्टिकल है। इक्वेशन में आपको पहले भी लिखना सिखा चुका हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ वापस से लिख रहा हूं। पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इकलौता फोर्स T शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। राइट साइड में फोर्स लिखा है तो राइट साइड में ही एक्सेलरेशन लिखने हैं, कैपिटल M इंटू ए प्लस स्मॉल m इंटू इसका इस तरफ एक्सेलरेशन, दैट इज ऑफ कोर्स a माइनस बी का कॉस थीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसमें a, b और t तीन अननोन है। तीन अननोन को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, एक तो आ गई, दो और चाहिए। दूसरे के लिए एक काम करो कि इस m मास के ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाओ, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। सर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नॉर्मल वाली जो टर्म है ना वो आए, और नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है, और अगर मैं इक्वेशन इंक्लाइंड प्लेन के अगर अलोंग लगाऊंगा तो उसमें नॉर्मल आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बड़ा वही ए बी और टी आएंगे, उनको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन है ऑन ब्लॉक बी अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। अभी लगाते हैं एम जी के बेटा दो कंपोनेंट, एम जी ऐसे आएगा, इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा, इधर की तरफ एम जी साइन थीटा। ये बड़ा आपका टेंशन है ही, एम जी साइन थीटा ऐसे, टेंशन ऐसे। तो इधर की तरफ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मेरे पास नेट फोर्स आ गया है एम जी साइन थीटा माइनस टी। इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा बी माइनस ए कॉस थीटा। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आपको वो डिटेल में सारे इक्वेशन सिखा चुका हूं। एक के दो कंपोनेंट आएंगे, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, इधर की तरफ बी, इधर की तरफ बेटा ए कॉस थीटा, तो इधर की तरफ नेट एक्सेलरेशन आ गया बी माइनस ए कॉस थीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। यहां पर ये जो ए और बी है ना, ये भी आपस में रिलेटेड है। ए और बी आपस में किस तरह से रिलेटेड है उसको मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से समझ सकता हूं बेटा, उसको मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से निकाल सकता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर यहां से यहां तक जो रस्सी है उसकी लेंथ अगर L1 है, और यहां से लेकर यहां तक जो रस्सी है उसकी लेंथ अगर L2 है, तो हम जानते हैं कि L1 प्लस L2 जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे ब्लॉक इधर आएगा, ये पुल्ली इधर आएगा, वैसे वैसे L1 बढ़ेगा। L1 बढ़ेगा तो ऑफकोर्स L1 घटेगा। L1 घटेगा तो ऑब्वियस बात है कि L2 बढ़ेगा, लेकिन दोनों का सम तो फिक्स रहेगा। रस्सी की लेंथ ना तो बढ़ती है ना घटती है। मुझे एक्सेलरेशन से रिलेट करने हैं तो दो बार डिफरेंशिएट कर दो, L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश इज इक्वल्स टू, बेटा कॉन्स्टेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। L1 डबल डैश सोचना बहुत ही आसान है, मैं अगले पेज पे दिखाऊं। ये रहा आपका फिक्स्ड पॉइंट, ये रही आपकी रस्सी, ये रहा बड़ा आपका पुल्ली। पुल्ली जो है वो उसका एक्सेलरेशन वही है जो इस वेज का है। वेज का एक्सेलरेशन a तो पुल्ली का एक्सेलरेशन भी a। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो L1 है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट फिक्स है और ये वाला पॉइंट a एक्सेलरेशन से अगर आ रहा है तो a एक्सेलरेशन जो है उसके कारण L1 लगातार घट रहा है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि L1 डबल डैश की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस a। माइनस क्यों? क्योंकि वो घटाने के लिए जिम्मेदार है। उसी तरह से ये बड़ा आपका बी वाला ब्लॉक, बी वाले ब्लॉक को आराम से देखो बेटा, उसके पास भी इस तरफ एक्सेलरेशन a है और उसके पास इस तरफ एक्सेलरेशन b है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है बड़ा ये L2 है। अब ध्यान से देखो, पुल्ली से लेकर ब्लॉक तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास L2 है।
पुल्ली के पास भी एक्सेलरेशन a है और ब्लॉक के पास भी एक्सेलरेशन a है। अगर दोनों के पास सेम डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन a होगा तो इसके कारण तो ना तो लेंथ घटेगी ना लेंथ बढ़ेगी। समझ गए इस बात को? इसके पास भी एक्सेलरेशन a, इसके पास भी एक्सेलरेशन a, दोनों अगर ऐसे सामने की तरफ a एक्सेलरेशन से अगर चलते जाएंगे तो L2 ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। L2 बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? b की। तो आप ऐसा कह सकते हो कि L2 डबल डैश जो होगा वो प्लस b होगा। सर यहां प्लस क्यों लगाया? L2 बढ़ रहा है ना इसलिए। ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई है। तीसरी इक्वेशन आ गई है कि a इज इक्वल्स टू b। ले बेटा, मैं तो इतना कहकर भी काम चला सकता हूं कि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ना कई बच्चे ऐसे है ना 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल भी सॉल्व नहीं कर पाते, तो मैं कर देता हूं। जहां जहां बी लिखा है ना बेटा वहां वहां ए लिख दो, क्योंकि बी और ए सेम है। चलो मैं कर देता हूं। पहला आ गया टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? जहां पर आपका बी लिखा था वहां पर मैंने ए लिख दिया। दूसरी इक्वेशन देखना, एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू एम। बेटा दोनों को ही ए लेना है। ये लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। बी को भी मैंने ए लिख दिया। अब एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, टी आपका गायब हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए प्लस 2 टाइम्स एम ए 1 माइनस कॉस थीटा। और एक ही वैल्यू मेरे पास आ गई है। वैसे जो एक ही वैल्यू है बेटा वही बी की वैल्यू है, और वो मेरे पास आ गई है एम जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा। ये लीजिए बेटा, जो आपका वेज है ना उसका एक्सेलरेशन तो बेटा ए ही है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ वेज ए जो है वो तो स्मॉल ए ही है, और उसकी वैल्यू बेटा हमने निकाल ली। बेटा वापस तो क्या लिखूं, चलो लिख देता हूं, एम जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर कोई मुझे कहता है कि सिर्फ बी वाले का एक्सेलरेशन क्या है, अब बेटा बी वाले का एक्सेलरेशन ऐसे नहीं कि बी बोल दिया, उसका तो ए भी है बी भी है, रिजल्टेंट है। तो आप ये चीज देखो कि ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल मेरे पास आएगा पाई माइनस थीटा। अब सुनना, जो हमारा बी वाला ब्लॉक है, जो हमारा बी वाला ब्लॉक है, मैं ऐसे दिखा दूं, बड़ा आपका ब्लॉक बी है, उसके पास इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन बी है, बी की वैल्यू भी ए के बराबर ही है, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो पाई माइनस थीटा है। नेट एक्सेलरेशन के लिए जोड़ दो, ठीक है। जब दो बेटा वेक्टर एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच होता है, और इस नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है रूट ऑफ, पता नहीं आपको याद है या नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों सेम ही तो है, प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच में एंगल। ले बेटा ये तो बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा कॉस पाई माइनस थीटा, मेरे ख्याल से 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा कैन रिटन एज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज 2a साइन थीटा। तो कोई मुझसे पूछ ले कि बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, तो बड़ा उसकी वैल्यू है 2a साइन थीटा बाई 2। ए की वैल्यू बड़ा हम पहले से निकाल चुके हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो कि बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 2 टाइम्स एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन 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 कैपिटल एम प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा सवाल था बेटा, मेरे ख्याल से सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। टफ तो था ही यार, है ना, बट इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल और करते हैं। इस बार सीधा सवाल ही करते हैं। इस बार मैं ये आस पड़ोस की पंचायतें नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 सवाल के थ्रू काफ़ी बातें सिखा चुका हूँ, तो उन्होंने कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह लगाते हैं। ठीक है बेटा, अरेंजमेंट देखना, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये एक स्मूथ सरफेस है और ये बेटा आपके पास कोई वेज है इस तरह का, और ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना, ये यूं है, ऐसे 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 ऐसे। ये पुल्ली जो ना, ये भी इसी का पार्ट मान लेना आप। इसका मास आपके पास कैपिटल एम है। ठीक है, इसके बीच में जगह थी, उसमें एक स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है वो फिट कर रखा है। इनके बीच की जो सरफेस है उसमें कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, यूं लिपटी पड़ी है, और स्मूथ पुल्ली है, मासलेस स्ट्रिंग है, सारी एकदम आइडियल कंडीशंस है। मैंने बेटा सीधा सा पार्ट सवाल पूछ रखा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आप बताओ। बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। जैसे आप सारे के सारे अरेंजमेंट को छोड़ोगे, वैसे ही एम मास का ब्लॉक यूं हल्का सा नीचे आएगा, तो ये लंबाई बढ़ेगी, तो ये लंबाई घटेगी। ये लंबाई अगर घटेगी, इसका मतलब ये पुल्ली इधर जा रहा है, मतलब ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है। तो ऐसी मेरी फीलिंग है कि ये कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक है, ये इधर की तरफ किसी न किसी ए एक्सेलरेशन से जाएगा, जो मुझे निकालना है। निकाल दें। बी वाले ब्लॉक को देखो, जो दूसरा वाला ब्लॉक है ना, स्मॉल एम मास वाला, उसको देखो। स्मॉल एम मास वाला जो ब्लॉक है वो इतना तय है कि बड़े वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, बड़े वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में सिर्फ यूं आ सकता है, सिर्फ यूं आ सकता है। अगर बड़ा वाला ब्लॉक यूं जाएगा तो ये लंबाई घटेगी, तो ये लंबाई बढ़ेगी, तो बड़े वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में छोटा वाला ब्लॉक नीचे आएगा। लेट से ये नीचे आएगा बेटा कितने एक्सेलरेशन से? बी एक्सेलरेशन से। लेकिन इतने स्मार्ट तो आप हो ही कि आप ये कहोगे कि सर ये जो ब्लॉक, ये वाला जो छोटा वाला जो ब्लॉक है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका जो मोशन नीचे की तरफ है, ये तो इसके रेस्पेक्ट में है, ये तो खुद आगे की तरफ ए से जा रहा है। तो ये वाला जो ब्लॉक होगा, ये ए से आगे भी जाएगा और बी से नीचे भी आएगा। हमारा वेज कंस्टेंट था ही यही कि देखो ये कॉमन सरफेस है और कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस लाइन के अलोंग तो दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो दोनों के पास इस लाइन के अलोंग तो एक्सेलरेशन ए आएगा ही आएगा। हाँ, अगर ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ आएगा तो ये लंबाई घटेगी, तो ये लंबाई बढ़ेगी, तो ये ऑफ कोर्स नीचे भी साथ साथ आता रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मुझे ए और बी निकालने। अगर ये ए और बी मैंने निकाल लिया, मेरा सारा का सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा, मचा देंगे बात। सबसे पहले ए और बी को रिलेट करते हुए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाओ। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि इस पॉइंट से पुल्ली तक की जो दूरी है वो L1 है, पुल्ली से लेकर ब्लॉक तक की जो दूरी है वो L2 है। हम जानते हैं कि रस्सी की कुल लंबाई फिक्स है, तो L1 प्लस L2 मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। L1 और L2 का जो जोड़ है बेटा, वो तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। आप भी कहोगे हाँ सर सही बात है। एक्सेलरेशन रिलेट करने हैं तो L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश, कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0। सर L1 डबल डैश क्या होगा, अभी समझाता हूं, अगले पेज पे चलो। बेटा ये पॉइंट फिक्स है, ये पुल्ली है, इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ए है, इसी ब्लॉक के साथ पुल्ली जुड़ा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन भी ए। देखते हैं बेटा, ये फिक्स्ड पुल्ली, ये आपकी सॉरी बेटा ये फिक्स्ड सीलिंग, दीवार जो भी बोलना चाहो बेटा, पुल्ली का एक्सेलरेशन इस तरफ है ए और ये है L1। ये वाला पॉइंट फिक्स है और पुल्ली बेटा लगातार नजदीक आ रहा है, तो एक वो रेट है जिससे L1 लगातार घट रहा है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि L1 डबल डैश तो माइनस ए होगा। ठीक है सर, व्हाट विल बी L2 के चेंज होने की रेट? सोच लेंगे। यहां से यहां तक रस्सी बेटा यूं है और ये आपका ब्लॉक है, आराम से। इसका एक्सेलरेशन ए, तो इसका एक्सेलरेशन भी ए, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बी,
और ये वाली दूरी आपके पास L2। सिर्फ और सिर्फ L2 जो है वो पुल्ली से लेकर ब्लॉक तक की दूरी है। पुल्ली और ब्लॉक दोनों के पास ही एक्सेलरेशन इस तरफ A है। ये एक्सेलरेशन दोनों के पास सेम ही है, तो इसके कारण ना तो लेंथ बढ़ेगी ना घटेगी, तो वो तो कैंसिल ही हो गया। लेंथ बढ़ाने की जिम्मेदारी बेटा सिर्फ और सिर्फ इसकी है बी की। बी के कारण लगातार आपकी L2 बढ़ेगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि L2 डबल डैश तो आपका B आ गया। अरे A इज इक्वल्स टू B। इसका मतलब इस ब्लॉक के पास, छोटे वाले ब्लॉक के पास, इधर भी एक्सेलरेशन A, इधर भी एक्सेलरेशन A, और कुल मिलाकर इसका जो ग्राउंड से देखने पर नेट एक्सेलरेशन आएगा वो इस तरफ √2a आएगा। ठीक, खैर एक इक्वेशन आई तक तो आगे चलते हैं बेटा। अब सर किस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाऊं? बेटा आप एक काम करो, आप ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाओ सबसे पहले इस छोटे वाले ब्लॉक पर। सर किधर? हॉरिजॉन्टल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में लगाओगे तो फंस जाओगे, ये वाले नॉर्मल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो हमें निकालने ही नहीं है। तो एक काम करो, इस वाले ब्लॉक पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाओ वर्टिकल डायरेक्शन में। चलो, जो छोटे वाला ब्लॉक है ना, स्मॉल है बेटा, दीवार ऐसे कोई नॉर्मल लगे होंगे N1 N2, मुझे निकालने नहीं। ऊपर की तरफ बेटा कोई ना कोई टेंशन होगी T, नीचे की तरफ बेटा कोई ना कोई होगा mg, इधर की तरफ पहले से बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन A है, नीचे की तरफ भी मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन A है। इन नॉर्मल्स में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, सवाल में पूछा ही नहीं बेटा, मैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा रहा हूं। न्यूटन्स लॉ ऑन स्मॉल एम इन वर्टिकल डायरेक्शन करता हूं बेटा। वर्टिकल डायरेक्शन में mg नीचे t ऊपर, तो नीचे बेटा कुल बल आ गया है mg माइनस टी, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। ये बेटा एक तरह से मेरे पास पहली इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है सर, दूसरी किस पे लगाएं? अब कोई बच्चा बोलेगा सर दूसरी ना आप इस बड़े वाले ब्लॉक पे लगा दो। बड़ा जबरदस्ती पंगा पड़ेगा, फायदा कुछ है नहीं। चलो मैं दिखाता हूं कैसे फायदा नहीं है। जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना उसको देखो, ऐसा सा है, ठीक है। पुल्ली इधर की तरफ टी से खींच रही है, पुल्ली इधर की तरफ टी से खींच रही है, और जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक था ना उसने कोई ना कोई नॉर्मल लगाए होंगे। ये बड़ा नॉर्मल वही है जो नॉर्मल ये थे, मान लो मैं इनको N1 N2 बोल दूं, तो बड़ा ये आपके वही एक्शन रिएक्शन पेयर में N1 एंड N2। मुझे N1 N2 में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मुझे पता है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ A है, अब और भी मुझे पता है कि नीचे की तरफ कैपिटल mg है और जमीन का नॉर्मल है n डैश। तो अब अगर इक्वेशन बनाने के पीछे पड़ जाऊंगा तो बोलूंगा देख t प्लस N2 माइनस N1 शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू A। इक्वेशन तो बन जाएगी, बट मुझे N1 N2 निकालना ही नहीं है। तो सर फिर क्या करोगे? मेरे पास एक प्लान है कि मैं इस बड़े वाले ब्लॉक का और छोटे वाले ब्लॉक का अलग अलग FBD ना बनाकर दोनों का एक साथ बना दूं, दोनों को सिस्टम मान लूं। सर फायदा क्या होगा? बड़ा फायदा होगा कि ये जो N1 N2 है ना, ये जो आपके N1 N2 है, ये इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, इक्वेशन में आएंगे, आसानी पड़ जाएगी। तो मैं दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो लगाना चाह रहा हूं, न्यूटन्स लॉ ऑन A प्लस बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैं A प्लस बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाने के मूड में हूं। आपको अच्छा भी लगेगा, देखना। ये बड़ा नीचे वाली सरफेस, ये आपका बड़ा वाला ब्लॉक, थोड़ा डायग्राम बढ़िया नहीं बना लेकिन चलेगा, तो बहुत बड़ा सिर्फ इक्वेशन आ रही है। और इसके साथ ये हमारा छोटा वाला ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, और ये बड़ा आपका पुल्ली। अब गौर करना आराम से, कौन से इंटरनल फोर्स है, कौन से एक्सटर्नल फोर्स है।
इस कैपिटल एम को अर्थ पुल कर रही है कैपिटल एम जी से नीचे की तरफ, सरफेस पुश कर रही है ऊपर की तरफ एन डैश से। वो जो n1 n2 थे ना, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात अब ए की नहीं कर रहे हैं, बी की नहीं कर रहे हैं, मतलब हम दोनों ब्लॉक के मिलाकर एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो टी है ना, ये भी कोई इतना खास मतलब ऐसा है नहीं। सर क्यों? तो स्मॉल एम पर लग गया ऊपर, और ये जो पुल्ली है तो कैपिटल एम का पार्ट है, इस पर लग गया नीचे, तो दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इस पूरे के पूरे सिस्टम को रस्सी ऐसे इधर की तरफ टी से जरूर खींच रही है। तो एक काम करो, बड़ा गौर करो कि पूरे के पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से एम जी, एन डैश, स्मॉल एम जी, ये और ये वाला टी, ये इतने सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं। इसमें स्मॉल एम जी, कैपिटल एम जी, एन डैश, ये तो वर्टिकल है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही न्यूटन्स लॉ लगाना चाहता हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इधर की तरफ फोर्स है टी, शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू उसका राइट साइड में एक्सेलरेशन प्लस स्मॉल एम इंटू उसका राइट साइड में एक्सेलरेशन। आराम से गौर करना, कैपिटल एम के पास राइट साइड में एक्सेलरेशन है ए, स्मॉल एम के पास राइट साइड में एक्सेलरेशन है ए, और नीचे की तरफ भी है ए। नीचे में इंटरेस्ट नहीं, राइट साइड में इंटरेस्ट। आपने पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लिखा है राइट में, तो एक्सेलरेशन भी राइट में, कैपिटल एम इंटू उसका एक्सेलरेशन राइट में ए, स्मॉल एम इंटू उसका एक्सेलरेशन राइट में ए, तो टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू, दिस इज माई इक्वेशन। बेटा दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बड़ा काम चल जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना बेटा, तो मेरे पास आ गया है कि एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस 2m इंटू ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई एम जी प्लस 2, बेटा दिस इज ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। सर स्मॉल एम का एक्सेलरेशन क्या होगा? बेटा स्मॉल एम का अगर एक्सेलरेशन अगर आपको पता हो, मैंने आपको बता रखा है, वो ए नहीं होगा, ए इस तरफ और ए इस तरफ, मतलब √2a होगा। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विल बी ऑफ कोर्स √2a, और √2 ठीक है बेटा, शायद सारा का सारा सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के इस सवाल के अंदर जो चीज़ पूछी थी ना वही निकाली, जानबूझ के मैंने दूसरी चीज़ें नहीं निकाली। इससे पहले वाले दोनों सवाल में सारी चीज़ निकाल चुका था, आपको आइडिया लगी क्या था कि कैसे कैसे सारा काम करना है। ठीक, चलिए।